जो काम था वो मार धाड़ वाला था। अच्छा। कॉलेज जाने का मतलब लड़ाई होना। कॉलेज जाने के बाद लड़ाई भी हमारे कॉलेज में ऐसी होती थी, 100-150 उधर से आ गए, 100-150 हॉस्टल की तरफ से, तो मतलब खूनी जंग होती थी। पापा के पास सिर्फ 250 रुपये थे। मुझे याद है पापा ने मुझे 200 रुपये दिए कि ये तेरी कार के लिए पेट्रोल ले ले, पेट्रोल डलवा ले। फिर मैंने बोला पापा घर में 50-80 रुपये बचे हैं, तो बोले कि नहीं नहीं तुझे गलत याद है, मेरे पास और भी पैसे रखे हैं। मेरे पास और भी पैसे, लेकिन थे 250 ही। हम लोगों की कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो सिर्फ हमारे ही पास हैं। इंडिया में ये बिज़नेस अनऑर्गेनाइज्ड बिज़नेस है। हाँ, मेजर चंक इसका। तो मुझे मालूम नहीं था बम्बई के बारे में कुछ भी। तो जब मैं गया तो सब लोग दादर में उतर रहे थे, तो मैं भी दादर में उतर गया। वो जो सुअर मार जो बम होते हैं वो छोटे मोटे वो सब चलते रहते थे। एक सेकंड सर, ये क्या होता है सुअर मार? मैंने कभी नहीं सुना सर। आजकल जो जॉब 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 चिल्लाते रहते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी कहीं है। आजकल लोग जो वही चिल्लाते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। जो बेरोजगारी का मतलब अब ये हो गया है कि गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब को तो जॉब में कंसीडर ही नहीं करते बहुत सारे लोग, और सेल्स जॉब में तो ये लोग सोचते हैं कि भगवान जाने ये है क्यों। और सेल्स जॉब सबसे अच्छा जॉब है। सेल्स का जॉब सबसे अच्छा जॉब है क्योंकि ग्रोथ सबसे फास्ट वहीं है। Hello, welcome to my channel, and in this podcast we'll be talking to Naveen Singh, who's a seasoned entrepreneur and has decades of experience in the hospital equipment industry. In this podcast we'll be talking about his personal as well as his professional life, and I'm sure that this podcast will help you grow your career. Enjoy. हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके आज। थैंक यू। एंड मैं तो सर जितना आपसे बात करा है अभी तक सर, मैं मतलब इतना खुश हूँ कि द थिंग्स दैट आई हैव गॉटन टू नो सर इन द लास्ट कितना आधा घंटा ही बात की होगी हमने जी। एंड मैं वही चाहूँगा सर कि इसमें से हम जितना ज़्यादा पॉडकास्ट में ला सके उतना बेटर है। एंड तो सर सबसे पहले तो आपकी कंपनी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक बार आप ज़रा बताएं कि आपकी कंपनी किस बारे में है एंड कितने साल हो गए? हम लोगों की कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो सिर्फ हमारे ही पास हैं। इवन जो MNCs हैं उनके पास भी वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो हम लोगों ने खुद ने डेवलप किए हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बेबी वार्मर्स हो गए, फोटोथेरेपी हुई, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने ही इनोवेट किए हैं। सर तो अभी कोविड के बाद तो ये बात समझ में आती है कि अभी सभी लोग ये चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे जैसे कोविड आया था। हाँ। बट आपकी कंपनी तो सर उसके काफ़ी पहले 2015 में ना? हाँ, 2015 में इनकॉर्पोरेट किया था हम लोगों तो सर उस समय आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया था? आपके बैकग्राउंड की वजह से या फिर आपका इंटरेस्ट कैसे आया सर ये फील्ड में? इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलें? बिल्कुल सर। मैं शुरुआत अपने बचपन से करूँगा। बिल्कुल। बचपन में मुझे पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज वेरी पुअर स्टूडेंट टिल नाइन्थ स्टैंडर्ड। मुझे स्कूल जाने में ही बड़ा अजीब सा लगता था, जाना ही क्यों है स्कूल। तो फिर पापा मेरे आर्मी में थे, तो फिर पापा उस टाइम पे भोपाल में पोस्टेड थे जब मैं 10th में था। तो 10th में पापा मुझे भोपाल ले गए, मुझे मेरे बड़े भाई को, हम दोनों को भोपाल ले गए। तो मेरे बड़े भाई बहुत मेहनती और बहुत स्टूडियस टाइप के आदमी हैं। वो डॉक्टर हैं, ही इज़ MD मेडिसिन। ओके। तो उन्होंने पढ़ाई जो शुरू करी, वहाँ पे उन्होंने जो पढ़ाई शुरू करी तो बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी शुरू। और मैंने पहली बार कोई आदमी ऐसा देखा है जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना कोचिंग ट्यूशन के फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर कर दिया। पहले अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो आप नीट बोलते हैं उस समय प्री मेडिकल। हाँ, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे। सर ये ईयर कौन सी बात कर रहे हैं आप? ये ईयर थी 85-86। और उस समय के तो पेपर और डिफिकल्ट हुआ करते और डिफ़िकल्ट होते थे, बहुत डिफ़िकल्ट होते थे। कोचिंग ट्यूशन्स होते थे, लेकिन भैया ने कभी कोचिंग ट्यूशन लिए ही नहीं किसी के, खुद ही पढ़ता रहता था और रात भर दिन भर पढ़ाई करता था। तो उसके साथ उसको देख देख के मैं भी पढ़ने लगा। और जब मैं पढ़ा तो मैं ऐसा पढ़ा कि फिर मतलब मैंने अपना 6 महीने के टाइम में जो हमारे एग्ज़ाम हुए वहाँ स्कूल में, तो मैंने अपना स्कूल टॉप कर दिया। तो फिर आदत सी बन गई। तो फिर पढ़ना शुरू किया तो अच्छे से पढ़ाई करी।
तो टोटली जो मैंने पढ़ाई करी 10th 11th 12th 3 साल मैंने खूब पढ़ाई करी। फिर कॉलेज में आ गए तो फिर कॉलेज की बदमाशियाँ शुरू हो गई। तो यही सब चलता रहा। तो बिकॉज भैया MBBS कर रहा था तो मैंने सोचा मेरा भी PMT में हो जाएगा। तो मैंने PMT से PMT मतलब? प्री मेडिकल टेस्ट, Okay. जो अभी आजकल नीट हाँ, है। उसको अभी नीट बोलते हैं। हाँ, तो वो पहले PMT बोला जाता था। तो मैंने भी 2-3 बार दिया तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, कुछ नंबर से रह जाता था। आज तक मेरी समझ में यही नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे थे। आई वॉज गुड इन एवरी सब्जेक्ट। तो रिजल्ट क्यों नहीं हुआ ये मेरी समझ में नहीं आई आज तक भी बात। सर शायद हमको पता है कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लिखा था। हाँ, ये लिखा था इसलिए नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि अब मैं करूं क्या, PMT में नहीं हो रहा है तो अब मैं करूं क्या। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लें। तो मैंने 2-3 महीने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। तो फिर मैंने सोचा इतना पढ़ाई लिखाई करना हमारे बस की काम नहीं है, तो वो भी ड्रॉप किया। तो फिर मैंने बोला अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा MBA के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन की थोड़ी सी। और उस दिनों में MBA के फॉर्म्स निकले हुए थे, तो वो भी ऑल इंडिया कंपटीशन था, मैट के थ्रू होता था, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होता था। तो उसमें ऑल इंडिया एग्ज़ाम था, उसमें अपीयर हुआ तो उसमें हो गया। तो थोड़ा सा अबव एवरेज स्टूडेंट था मैं, तो इस चक्कर में उसमें हो गया। नहीं तो एग्ज़ाम तो वो भी डिफ़िकल्टी था। ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्ज़ाम होगा वो डिफ़िकल्ट तो होगा। और उस समय तो जस्ट शुरुआत ही हुई थी। हाँ, उस टाइम पे भोपाल यूनिवर्सिटी में था मैं, तो वो मेरा फर्स्ट बैच था। ओह। हाँ, तो वो फर्स्ट बैच था, तो उसमें एग्ज़ाम में दिया। तो फिर उसी जब मेरा PMT में नहीं हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि MBA करेंगे और बेसिक से जॉब सीखेंगे किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब सीख के 5-6 कंपनियों में जॉब करेंगे, ट्राई करेंगे, बेसिक से लेके और टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। और टॉप लेवल से पहुंचने के बाद खूब मेहनत करेंगे और वहाँ पे सब कुछ सीख के फिर अपना बिजनेस करेंगे। तो ये जो प्लानिंग है बिजनेस शुरू करने की, ये तो करीब 30 साल पहले की प्लानिंग है, 30-32 साल पहले की प्लानिंग है। वही सर, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे तो हाँ, मैं वो भी समझ में आया सर कि ये सबसे पहले तो आपका पहला बिजनेस नहीं है। हाँ, पहला बिजनेस आपने इसके पहले एक और बिजनेस किया जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे एंड समझ में आया। तो मैं वही चाहूंगा कि सर एक बार आप भी बताएं कि सबसे पहले तो आइडिया कहाँ से आया, शुरुआत कैसी है, और वो सर वो स्टोरी क्या है। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे लिए। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कैसी लगेगी या व्यूअर्स को कैसी लगेगी। जब मैं कॉलेज में था तो हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तो वन फाइन मॉर्निंग आई सॉ द न्यूज़पेपर हेडलाइन दैट स्टैम्पीड एट ग्वालियर मेला। ग्वालियर मेला एक MP में एक जगह है, बड़ा टाउन है ग्वालियर। हाँ हाँ। तो उसमें एक मेला लगता है वहाँ पे, तो गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है। ओके। तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मेला है। सो यू कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम दैट मेला। तो उसमें वहाँ पे उन्होंने पार्वती खान को बुलाया था। पार्वती खान एक बहुत बड़ी सिंगर थी उस टाइम पे। तो उनका शो ऑर्गेनाइज किया, तो वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। मतलब इतने बड़े में वो शो, इतने बड़े मेले में वो शो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इतना बड़ा स्केल था उस इवेंट का। तो फिर हमने सोचा कि यार ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर पाए। मालूम नहीं कि रीजंस बिहाइंड दैट, नहीं कर पाया, क्या पता। हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग कर लेंगे ये ऑर्गेनाइज। तो हम लोग, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको कनेक्ट कैसे किया जाए, पार्वती खान को कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ना तो उस टाइम पे मोबाइल होते थे, ना वो येलो डायरीज होती थी। और VVIPs लोगों के नंबर, जो भी सेलिब्रिटीज होती थी उनके नंबर्स उन्हीं के पास तक सीमित रहते थे। और लैंडलाइन होती थी, मोबाइल्स वगैरह कुछ होते नहीं थे। तो हमने बहुत कोशिश की। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इनसे कांटेक्ट कैसे करें। तो हम लोगों को आइडिया आया कि कांटेक्ट्स एक ही जरिया है जिससे हम लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है प्रेस रिपोर्टर्स। जो लोग वहाँ ग्वालियर में होंगे प्रेस रिपोर्टर्स, वो करेंगे। तो एक मेरे साथ MBA में एक गिरीश जी थे, मिस्टर गिरीश अग्रवाल, जो दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके MD हैं आजकल। तो वो मेरे बैच में थे MBA में। तो उनके न्यूज़पेपर में हम लोगों ने बात करी
तो वहाँ से हमें पार्वती खान का नंबर मिला। तो पार्वती खान से बात नहीं हो पाती थी, पार्वती खान जी से तो हमारी बात होती थी उनके हस्बैंड से, मिस्टर नदीम खान से। तो नदीम खान साहब से बात हुई, उन्होंने इन्होंने एक फैक्स नंबर मांगा, क्योंकि तब मेल वगैरह कुछ नहीं होते थे, ना गूगल था ना मेल थी, तो बहुत मुश्किल हुई वो कनेक्ट करने में उनसे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनसे जब कनेक्ट हो गए हम लोग, तो उन्होंने फैक्स नंबर मांगा, सारी डिटेल्स उन्होंने भेजी। जब सारी डिटेल्स भेज दी तो हम लोगों ने तैयार किया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिर उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हमें मुंबई बुलाया उन्होंने, तो हम लोग गए वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि यार यू गाइज आर टू यंग टू हैव दिस काइंड, टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ शो, वुड यू बी एबल टू डू दिस। तो हम लोग 21-22 साल मेरी एज रही होगी। तो मैं बोला क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो नदीम खान साहब ने बोला हम लोगों को ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो हम लोगों को फियर फैक्टर कुछ था ही नहीं हम लोगों को, वो स्केल नहीं समझ आया। हाँ स्केल हम लोग नहीं, स्केल भी समझ आया, लेकिन हम लोगों को कभी ये लगा ही नहीं कि कोई भी चीज़ मैं नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकते, कि मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता। ये मेरी ये मतलब मुझे कभी जो फियर, हाँ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब फियर फैक्टर कुछ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। चाहे किसी भी लेवल का फियर फैक्टर हो, हम लोग हमेशा ये तैयार रहते थे कि हाँ जो होगा देखी जाएगी, करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे बात हुई। तो नदीम खान साहब ने हम लोगों को देखा तो बोले अरे आप तो बहुत छोटे, आप तो स्कूल के जैसे बच्चे लगते हो, कॉलेज में हो, ये शो बहुत बड़ा शो होता है, आप कर नहीं पाओगे। और हमने बोला कि उनसे कि ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, आप हमारे गाइड कीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कॉलेज में हम लोग उद्यमी टाइप के लोग थे, तो हम लोग बोलते थे कि जैसे हम लोग पूरा कॉलेज मैनेज कर लेते हैं, आप ये शो की बात कर रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। तो फिर हम लोगों को उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है करना ही है, तो एक बार कोशिश करिए, और पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि यदि जो पैसे एक बार ऑफिस में पहुंच गए तो फिर वहाँ से आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आप पहले जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। और फिर उन्होंने हमें गाइड भी किया। तो हम लोग उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वापस आए। उन्होंने मुंबई में हमसे बोला कि आपको क्या देखना है, मुंबई में कुछ घूमना है। तो हमने बोला उनको कि साहब अमिताभ बच्चन का घर दिखा दीजिए, अमिताभ बच्चन साहब का घर दिखा दीजिए। तो उन्होंने बीच में हमें खाना खिलाया, और फिर अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने हमें ड्रॉप कर दिया कि ये है अमिताभ बच्चन जी का घर, कि यहाँ से आप मुझे इजाज़त दें। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमसे पूछा कि अब मैं जाऊँ, आप अपना मैनेज कर लेंगे। तो हमने उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आज तक भी मैं उनको याद करता हूँ और उनको हमेशा याद करता रहूँगा जब तक जीवन है। बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे आदमी होते नहीं हैं कहीं। नहीं तो ये मुंबई में तो ऐसा होता है कि जो पैसे लाया तो उससे लूट लो। बिल्कुल। पहले आदमी थे जो जिनके घर में पैसे आने वाले, तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले आप जाके तैयारी करो फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ। तो फिर हम लोग वापस आए, तो जैसे उन्होंने बताया था कि स्पॉन्सरशिप लेना, तो एयर इंडिया वालों से स्पॉन्सरशिप हम लोगों ने ले ली उस टाइम पे। हाँ, होटल्स वगैरह की हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप ले ली, और फ्रूटी से स्पॉन्सरशिप ले ली। कई सारे ब्रांड्स थे, और भी कई सारे ब्रांड्स थे जिनसे हम लोगों ने 7-8 ब्रांड्स थे अच्छे, उनसे हम लोगों ने स्टेज की स्पॉन्सरशिप ले ली। और सारे याद है कितना किया था आपने? करीब 2-2.5 लाख रुपए। अभी बिल्कुल स्पेसिफिक बताना तो बहुत मुश्किल काम है। 2-2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए जमा करे थे हम लोगों ने। सर वो टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम है ये। हाँ, वो टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और अरेंज कैसे करी इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त थे राजीव सिंह, उनके भाई थे यूएस में, तो वो वापस आए, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उनको क्या है डॉलर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने थे। तो उन्होंने हम लोग सब ऐसे ही बैठे हुए थे चिंता में कि क्या करें कैसे करें। तो राजीव आए और बोले कि सर क्या प्रॉब्लम है, कुछ मैं मदद करूं। तो बोला कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या ही करोगे हमें। तो उन्होंने बोला कि साहब बताइए तो सही। तो मैंने बताया कि यार फाइनेंशियल इशूज आ रहे हैं, डेड एंड पे खड़े हैं। तो बोले कि सर मैं हेल्प कर सकता हूँ कि क्या। मैं हम लोगों ने ऐसे ही मजाक में बोला कि अच्छा तुम लाओगे डॉलर। यहाँ सर मेरा भाई यूएस में है, यूएस से आया वो डॉलर कन्वर्ट करवाने, तो मैं घर जाके लेके आ सकता हूँ।
तो मैं बोला ठीक है, तो तुरंत ट्रेन पकड़ो और निकलो। हाँ वो भोपाल में हम लोग थे और वो कोरबा में गए, छत्तीसगढ़ में है कोरबा एक जगह। तो कोरबा गए और कोरबा में अपने पापा को बोले वो कि पापा मेरे जो डायरेक्टर्स हैं MBA के वो जाने वाले हैं US, तो उनको डॉलर्स चाहिए और हम जैसे भी आए वापस आएंगे तो वो आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके दे देंगे। हाँ, तो ये सब हुआ। वो लेके आए $6000, तो वो वहाँ से कुछ हुआ। हम लोगों ने इवन साइकिल स्टैंड भी बेच दिया था। अच्छा। जो ये व्हीकल स्टैंड है, जो पार्किंग प्लेस है, वो भी बेच दिया था। वो भी स्पॉन्सरशिप ले ली थी उसकी। तो सब लोगों से स्पॉन्सरशिप ले ली थी हम लोगों ने। तो पैसों की तो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई थी। तो बीच में क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज के ही तो स्टूडेंट थे, तो इतनी समझ भी नहीं थी कि किसको कैसे ट्रीट करना है। तो एक दिन हम लोगों की पार्वती खान जी से बात हो गई। रात को 11 बजे के बाद कॉल करते थे हम लोग, क्योंकि STD बड़ी महंगी होती थी उस टाइम पे। कॉल्स बहुत कॉस्टली होती थी, तो इसलिए 11 बजे के बाद 1/4 कॉल रेट होता था। तो 11 बजे के बाद हम लोग कॉल करते थे। तो मोस्टली नदीम साहब ही उठाते थे, और लेकिन उस दिन पार्वती खान जी ने उठा लिया। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। सुबह और स्कूल अपने कॉलेज गए तो वहाँ पे बोले कि अरे पार्वती खान जी से बात हो गई, पार्वती खान जी से बात हो गई। तो सब लोग बोले कि अरे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास नंबर कहाँ से आया। तो वो नंबर हम लोगों ने शेयर कर दिया, तो सब लोगों ने फ़ोन कर लिया। तो पार्वती खान जी नाराज़ हो गई और उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो शरण प्रभाकर जी से बात कर ली। तो शरण प्रभाकर जी का हम लोगों ने शो करने का प्लान कर लिया। जो सबसे पहले पोस्टर्स हम लोग लगा रहे थे सिटी में, हम लोगों ने हॉस्टल में रहते थे, सभी लोग लगा लेते थे पोस्टर्स वगैरह। लेई वगैरह बना के, लेई आप जानते होंगे, तो लेई वगैरह लेके सब लोग हॉस्टल में और बाहर पूरे मार्केट वगैरह में सब लोग जाके। मेरा भाई मेडिकल स्टूडेंट था जब वो MD कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ जी। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ से अपने हॉस्टल में पेपर लगाने, पोस्टर्स लगाने शुरू किए। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले पोस्टर्स उन्होंने लगाने शुरू किए, फिर मार्केट वगैरह में सब में लगा दिए हम लोगों ने रात भर में। बहुत सारे लोग थे हमारे साथ में, टीम पूरी बनी हुई थी, किसको क्या करना है वो सब पूरी नॉलेज थी। और पूरे वीडियो कैसेट्स, उस टाइम पे वीडियो कैसेट्स थे, तो वो वीडियो कैसेट्स वगैरह प्ले करवा रहे थे हम लोग सब जगह। तो बड़े अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन वेन्यू हम लोग ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट शो था, एज भी इतनी नहीं थी, मैच्योरिटी भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था, इतने सारे टास्क। तो उसका कारण ये हुआ कि वेन्यू हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं हम लोगों ने, और सब कुछ अरेंज कर लिया हम लोगों ने। फाइनेंस हमारे पास अरेंज था, सब अरेंज था, लेकिन हम लोग वेन्यू करना भूल गए। मिस हो गया वो, तो वहीं पे वो मिस हो गया, वो शो हो नहीं पाया। फिर जो उससे फर्स्ट लॉस था वो हमारा। और वो जो शो जो हम लोगों ने किया था वो, उसके साथ में मैंने सोचा कि जब हम लोग ये शो कर रहे हैं तो एक कंपनी खोली जाए, जिससे कि कंपनी भी प्रमोट, इस शो से कंपनी हमारी प्रमोट हो जाएगी। तो वहाँ पे मैंने खोली CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। C stands for my father, C is from my father's name, Mr. चतरपाल सिंह, और K is from my mother's name, का Mrs. कांता देवी जी। तो CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसे खोली हम लोगों ने। तो जैसे हम लोग, इतना एडवर्टीजमेंट आता था, इतना उसके राइटअप्स आते थे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़पेपर्स में भरे रहते थे न्यूज़पेपर्स की CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। एक ऑफिस भी था अच्छा सा, हम लोगों ने ऑफिस खोल के रखा हुआ था। सर आप ये वो एडवर्टाइजमेंट की बात करें जो आप पे नहीं करते थे, मतलब लोग आपके लिए लिखते थे? हाँ, लिखते थे हमारे लिए लोग कि CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये, मतलब इतना पब्लिसिटी हो गई, इतनी पब्लिसिटी हो गई थी कि CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरे क्लासमेट ही बोलते थे यार ये CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कौन है यार, ये CK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को, मुझे देख के ये लगता था, मतलब यार बताओ इन लोगों को ये नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग कर अच्छा रहे हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्कस्ड। करेक्ट, ब्रांड पता है, नाम नहीं पता। हाँ, ब्रांड, हाँ, कि पीछे कौन है, हु इज द फाउंडर, दे डू नॉट नो अबाउट दैट, but they certainly actually I was very proud that I am being appreciated. Correct, कि लोग बिना जाने बात कर रहे हैं, बिना जाने बात कर रहे हैं लोग। तो ये सब हुआ। तो फिर यही सब, वो बुलबुले वाली कहानी है, वो एक बार वो फूट गया तो फूट गया, तो वो कहानी ख़त्म हो गई।
फिर उसके बाद में जब थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो उसी ड्यूरेशन में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मैं थोड़ा सा जॉब वॉब किया। जॉब में मैंने अपना 100% देता था मैं जॉब में। जैसे कोई लड़का यदि जो कोई लड़का 2 लाख की सेल करता था, मैं 10-12 लाख की सेल करता था। मतलब आप हमेशा टॉप पे अचीवर थे मतलब? हाँ, मैं टॉप अचीवर था। कौन सी कंपनी में थे सर वैसे? मैं कैडिला हॉस्पिटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी थी, और बहुत बड़ी कंपनी है कैडिला फार्मा के नाम से। बिल्कुल। तो उनके मैं सर्जिकल डिवीजन में था, हॉस्पिटल प्रोडक्ट्स में था। तो मैं सेल्स ऑफिसर था। तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने बोला मुझे कि आप एक काम करो कि आप इतनी मेहनत करते हो, हर तीसरे चौथे दिन में मैं वो डॉक्टर से रिपीट कर लेता था। तो डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाते थे कि यार कि बार बार क्यों चले आते हो यार, कि तेरे को और कुछ काम नहीं है, मेरे से मैं ही हूँ तेरी लिस्ट में। तो मौला साहब कंपनी यही काम देती है, अब मैं ये भी नहीं करूँ तो फिर निकम्मा हो जाऊँगा। तो इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो। तो हर एक डॉक्टर सपोर्ट करता था, विजिट भी प्रॉपर रहती थी। तो इसलिए विजिट प्रॉपर रहती थी, तो इसलिए मेरी परफॉर्मेंस भी सबसे अलग रहती थी। रात भर, दिन भर, दोपहरी में डीलर्स के साथ में फिर सामने विजिट करना, पास जाना, उनसे पेमेंट निकलवाना, उनसे ऑर्डर्स प्लेस करना, जो भी मार्केट के ऑर्डर्स हैं उनको देना, उनको रिक्वेस्ट करना कि डिस्पैच करवा दीजिए प्लीज़। तो यही सब काम में लगा रहता था। तो फिर मैंने, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि यार तेरे साथ पॉलिटिक्स होगी, इसलिए तू यहाँ पे मत रहे, कि कोई भी ऐसा सिटी देख जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो। कि मैं बताता हूँ कि तुझे, डॉक्टर साहब ने बताया कि यार तू बॉम्बे चला जा, कि बॉम्बे इज द राइट प्लेस फॉर यू, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी पॉलिटिक्स इनसाइड द कंपनी। करेक्ट। उसमें फिर उसके बाद में मुझे लग गया कि मुझे बम्बई जाना है। तो मैं बॉम्बे गया वहाँ पे। तो मम्मी को ऐसा लगा कि जब मैंने प्लान कर रहा था तो मम्मी और मेरे दोस्त लोगों ने बहुत मना किया। मेरी सैलरी थी 28 या 2900 रुपीज़, 50 रुपीज़। ईयर कौन सा है? ये 95 96 यस सर। मतलब उस समय ये एवरेज, मतलब एक एवरेज सैलरी है ना? हाँ, एवरेज सैलरी थी। तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि कोई रहता है वहाँ पे बॉम्बे में? तो मैं बोला नहीं। तो बोले कि तो फिर कोई दोस्त है कि नहीं, कोई रिश्तेदार है कि नहीं? तो बोले कि तो फिर रहोगे कहाँ, कैसे रहोगे, क्या करोगे? तो मैं बोला साहब बम्बई में 1.5 करोड़ आदमी रहते हैं, एक मैं भी चला जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना बम्बई पे ना मुझे फर्क पड़ना है। तो मुझे मालूम नहीं था बम्बई के बारे में कुछ भी, बस सैरन प्रभाकर और पार्वती खान जी का घर देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। हाँ, तो जब मैं गया तो सब लोग दादर में उतर रहे थे, तो मैं भी दादर में उतर गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि टैक्सी वाले के पास गया, मैं बोला भाई साहब मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ पे सबसे सस्ता, कि उसने पूछा मुझे कि कहाँ जाना है साहब, तो मैं बोला जहाँ पे सबसे सस्ता एकोमोडेशन हो वहाँ पे ले चलिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ये डॉर्मेटरीज दिखाए चेंबूर में मुझे बहुत सारे डॉर्मेटरीज दिखाए। तो मुझे एक डॉर्मेटरी पसंद आया, उसमें मुझे एक कॉट मिली थी, बाकी एक लॉक एंड चेन थी कि आप अपना लगेज यहाँ पे बांध दीजिए, रख लीजिए। हाँ। और चेन कर दीजिए उसको, और बाकी आप फिर अपना फील्ड में चले जाइए कहीं पे भी। तो शाम को आते थे हम लोग, एसी वेसी तो कुछ होता नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे, और कॉमन टॉयलेट होता था, तो बहुत स्ट्रगल टाइप का था। तो 50 रुपीज़, क्योंकि मेरा डेली अलाउंस था, 50 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते थे डेली। तो मैं वहीं रहता था और सुबह सुबह अपना पहुंच जाता था ऑफिस, और दिन में खूब काम किया, रात को अपने घर आ गया, और मतलब वो डॉर्मेट्री में आ गया। तो ऐसे शुरुआत करी। फिर मेरा प्रमोशन हो गया, 2-4 महीने में ही मेरा प्रमोशन हो गया। जहाँ पे लोग 10-10, 12-12 साल में प्रमोशन नहीं होते थे। मतलब बहुत समय लगता है। हाँ, मेरा 3-4 महीने में प्रमोशन हो गया था। तो बड़ा मोटिवेशनल रहा ये भी मेरे लिए। फिर मेरे जो बॉस थे मिस्टर एन गणेशन थे, कैडिला में जनरल मैनेजर थे। फिर उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट सूचर्स इंडिया एक कंपनी थी, डायरेक्टर मार्केटिंग ज्वाइन कर ली।
तो उन्होंने मुझसे बोला कि नवीन, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस एज ए रीजनल मैनेजर फॉर वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया दैट टाइम, दिस टाइम ऑल्सो, कि उसमें जो कंसिस्ट करती है वेस्टर्न इंडिया, तो मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, एमपी, छत्तीसगढ़, बेसिकली वेस्ट रीजन की। हाँ वेस्ट रीजन, गुजरात एंड राजस्थान, इवन राजस्थान वाज इंक्लूडेड इन दैट ओनली। ओके, एट दैट टाइम। हाँ, तो बोले कि दिस विल बी योर एरिया एंड यू हैव टू लुक आफ्टर दिस जोन एंड यू हैव टू बिल्ड योर ओन टीम एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहला मेरा जो डिसीजन था वो थोड़ा सा हार्श भी रहा, क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड वाज देयर, ही वाज वर्किंग एज एन एरिया बिजनेस मैनेजर देयर एट भोपाल हेडक्वार्टर। ओके। तो उसको जाना था, उसकी वाइफ थी केरला की, उसकी वाइफ केरला की हैं, तो उसको 1 महीने के लिए जाना होता था केरला। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझसे बोला कि नवीन, इफ़ ही गोज़ टू केरला देन व्हाट विल हैपन अबाउट द टारगेट्स, हिज टारगेट इज़ way ahead but he is lacking in achieving the target, so अचीव ही नहीं किया था। हाँ, अचीव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको बोला यार प्लीज़ डू नॉट गो देयर, इफ़ यू गो देयर आई हैव टू आस्क यू फॉर द रेजिग्नेशन। टर्मिनेट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, तो वो बोला कि भैया, भैया बोलता है वो मुझे, तो बोले कि भैया जाना तो मुझे है ही है, तो टारगेट हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना तो है ही है, जाना है तो जाना ही है। तो उसने मुझे रेजिग्नेशन दिया। तो थोड़े से उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारी, लेकिन आज भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर अगेन ही इज़ माई, सिंस ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, सो ही अंडरस्टैंड्स मी कम्प्लीटली। ऑफ कोर्स। तो वो अब हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। मेरी बेटी की शादी हुई थी लास्ट ईयर, तो वो लोग भी आए थे, मैं भी जाता हूँ उसके अच्छे में। वैसे आप क्या कर रहे हैं सर? वो उनका हॉस्पिटल का बिजनेस है, वो हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, और बहुत अच्छा काम है। मतलब ही इज़ ऑल्सो डूइंग ए वंडरफुल जॉब इन हिज फील्ड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ऑफ कोर्स। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद में मैं रीजनल मैनेजर था, तो जिस लेवल की हमारी कंपनी आज है, तो मैंने वहाँ पे सीखा बहुत। मैंने जो वहाँ पे जो मिस्टर एन गणेशन जो डायरेक्टर मार्केटिंग थे, और फिर चेयरमैन साहब थे मिस्टर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर साहब के पास सबसे ज़्यादा शेयर थे, उनके पास 65% शेयर्स थे, जहाँ तक, हाँ, वेरी बिग चंक। तो 65% शेयर्स थे उनके पास। तो उनका हमेशा जो विज़न था वो बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर कट विज़न था कि we'll have to make this company a world class company। मतलब एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके साथ फील्ड में काम करता था मैं। हम लोग 80 रुपीज़ के रूम में रुकते थे, दो ही could have afforded a very good hotels also, of course, बट वो हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए कि वो हम में से ही एक हैं, तो हम लोगों के साथ में ही रुक जाते थे। मतलब ही वॉज टू डाउन टू अर्थ टू मेंशन। तो सेकंड क्लास में ट्रेवल कर लेना, सेकंड क्लास ट्रेन में, साथ ही ट्रैवल करना। हाँ, हम लोगों के साथ में ही ट्रेवल कर लेना। गाड़ी, डीलर की गाड़ी ले लेना, उसके बोलना कि मार्केट में जा रहे हैं तो डीलर की गाड़ी ले लेते थे, और ड्राइव भी वो खुद ही कर लेते थे, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट नोइंग द ड्राइविंग, आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू ड्राइव द कार। सो वही ड्राइव कर लेते, तो मैं तो बैठा ही रहता था। आई यूज टू बी द नेविगेटर। तो ये सब करते रहते थे। फिर बहुत सीखा उनसे हम लोगों ने। तो आज वो कंपनी हेल्दियम के नाम से है। ओके। और दे आर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सूचर्स। हाँ, दे कम आफ्टर जॉनसन एंड जॉनसन, दे आर देयर। दैट इज व्हाट सर, एक्चुअली इसलिए मैं इनिशियल नाम नहीं जानता था, बट नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इट, ऑब्वियसली सर, मतलब दे हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन। एंड आपसे बात करके मुझे समझ भी आ रहा है कि व्हाई दे हैव बीन द बिगेस्ट प्लेयर्स। यस, सो आई वाज द फर्स्ट रीजनल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी बेस्ड एट मुंबई। सो मुंबई आई वाज देयर फॉर 14 ईयर्स। तो ये सब होता रहा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया एक कंपनी में।
तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद फिर मैं चंडीगढ़ चला गया। एक नेक्टर लाइफ साइंसेज है, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है नेक्टर लाइफ साइंसेज, तो इट्स अ पब्लिक लिमिटेड हाउस। करेक्ट। तो जब मैं नेक्टर में चला गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बिजनेस हेड गया था। तो माई जॉब वाज टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस फॉर दैट कंपनी, टू एस्टेब्लिश ए ब्रांच विच इज़ डीलिंग इन मेडिकल डिवाइसेस। तो मेरा जो जॉब था उसमें सभी कुछ मेरा जॉब था, लाइक एज एन MD जो मेरा जॉब यहाँ पे है वो जॉब मेरा वहाँ पे भी था। तो जैसे मेरा जॉब था प्रोक्योरमेंट करना, मतलब सारे प्रोडक्ट roles डिजाइनिंग करना, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करना, मार्केट में प्लेस करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना, C&F अपॉइंट करना, फील्ड रिक्रूटमेंट करना, मतलब वॉट एवर दी थिंग्स वर देयर, पूरा end to end, मतलब एंड टू एंड मेरा जॉब था वो। तो मैंने वहाँ पे बहुत सीखा। वहाँ पे मेरे एक दो बॉस हुआ करते थे, मिस्टर अमित चड्डा, तो उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया। मैं जस्ट ज्वाइन किया था, तभी के तभी मुझे उन्होंने चाइना भेजा कि तुम जाओ वहाँ पे सीखो, देखो। वहाँ पे 15-20 दिन के लिए मैं चाइना गया, वहाँ पे सब कुछ सीखा। एग्जीबिशन था सर या फिर? एग्जीबिशन था, CMEF, चाइना मेडिकल इक्विपमेंट फेयर। तो वहाँ पे वो साल में 2 बार लगता है। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे सीखा, उन्होंने बताया कैसे परचेज करना है, क्या वह करना है। फिर उनके साथ में मेरे एक बॉस और हो गए जो मिस्टर सौरभ गोयल थे, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ही वाज वेरी यंग, तो लेकिन हमारी बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। मिस्टर सौरभ गोयल की, मेरी, अमित सर की, हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। तो टुडे ऑल्सो आई रेस्पेक्ट देम ए लॉट, बिकॉज वॉट एवर आई एम टुडे, आई एम बिकॉज ऑफ देम ओनली। ऑब्वियसली। तो मेरा ये मानना है कि यदि जो किसी को कुछ सीखा है, कभी किसी ने कुछ दिया है, कुछ किया है किसी के लिए, तो उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। तो वो लोग हैं जिनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मुझे कुछ दिन पहले वो फ्लाइट में मिल गए थे मिस्टर सौरभ गोयल, तो हम दोनों की आइल सीट थी। तो वो जब तक खड़े रहे, मैं भी खड़ा रहा। मैं पहले बैठा हुआ था, वो बाद में आए। तो जब वो आए तो मैं फिर से खड़ा हो गया। तो सौरभ सर ने बोला कि नवीन जी, नाउ यू आर नॉट इन दी कंपनी, सो यू कैन वेरी वेल सिट देयर, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, प्लीज सिट। तो मैं बोला, सर यू प्लीज फर्स्ट यू सिट, आफ्टर दैट आई विल सिट। तो दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट वी आर शेयरिंग नाउ ऑल्सो, दैट इज द म्यूचुअल रेस्पेक्ट वी शेयर नाउ। तो उसके एक मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने यूपी में एक पॉलिटिशियन, आप सब लोगों को एज ए पॉलिटिशियन जानते होंगे, ऑनरेबल राजा भैया जी हैं। तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में उनका एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है मेरी लाइफ में। तो यदि जो मुझे बोला जाए, मैं उनको फॉलो करता हूँ। एक्चुअली जो भी आप फियर फैक्टर से लड़ना बोलते हैं, और वो भी कॉलेज टाइम से हैं। वो एज में लगभग हम लोग थोड़ा बहुत, मैं ही उनसे थोड़ा बहुत बड़ा हूँगा, 5-6 महीने। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो वो 93 में विधायक बने थे। ओके। फर्स्ट टाइम। तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा एलिगेशन लगाते हैं लोग कि उनकी एज कम थी, तो कुछ मैनिपुलेशन किया गया। और वो जितनी भी बार विधायक बने, आज तक वो कभी हारे नहीं अपनी सीट से, और लोगों के लिए वो करते बहुत हैं, और डर नाम की चीज़ उनमें है नहीं। तो फियर फैक्टर तो वहीं से, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमें बहुत बड़ी सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आया कि वहाँ पे ऐसे राजा भैया हैं, क्योंकि मैं पहले, उससे पहले नहीं जानता था उनको, कि वहाँ पे ऐसे राजा भैया हैं और वो इतनी वोटों से जीते हैं। कॉलेज के टाइम की बात है? हाँ, कॉलेज के टाइम में, कि तो वो जुलूस निकले उनके हाथी घोड़े पे, बैंड बाजे बारात में। तो हम लोग, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। हम लोगों के साथी भी थे, पॉलिटिशियन थे, लेकिन हमें पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। हमारा जो काम था वो मार धाड़ वाला था। अच्छा। कॉलेज जाने का मतलब लड़ाई होना। कॉलेज जाने का, और लड़ाई भी हमारे कॉलेज में ऐसी होती थी, 100-150 उधर से आ गए, 100-150 हॉस्टल की तरफ से, तो मतलब खूनी जंग होती थी। हाँ, ये तो जंग ही है मतलब। हाँ, फिर मतलब ऐसा नेक्स्ट डे न्यूज़ में आता था, MVM हमारे कॉलेज का नाम था, MVM में खूनी संघर्ष।
और ये आए दिन आता रहता था? आए दिन, जिस दिन हम लोग हॉस्टल से कॉलेज चले गए, मतलब हमारा तो पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था, कॉलेज जाने का मतलब है सिर्फ झगड़ा करने जाना है। और एक इंस्टेंस मुझे याद है कि मैं कॉलेज में अपनी क्लास में बैठा हुआ था, बॉटनी में एक डॉली मल्होत्रा मैम थी, तो वो लेक्चर ले रही थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही एक मेरा दोस्त और था विनोद सिंह, मेरा रूम पार्टनर था, तो वो बहुत ही नालायक था, बहुत बदमाश लड़का था, अब भी मेरे टच में है एंड आई रियली लव हिम अ लॉट। तो उसने क्या किया कि लड़ाई उसकी ही होती थी, हम लोग तो सपोर्ट करने, हाँ। तो बोले कि अरे एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया हॉस्टल का, बोले नवीन भाई लड़ाई हो गई, विनोद भाई की लड़ाई हो गई। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो वो मैंने सिर झुका लिया कि डॉली मैडम जो हमारी टीचर थी, वो प्रोफेसर जो थी, वो पढ़ा रही थी हमें, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो मुझे पसंद भी बहुत करती थी, क्योंकि मैं स्टडीज़ में भी उतना ही ठीक था, पढ़ लेता था मैं। तो मेरी मतलब उस टाइम पे फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम लोगों की आती थी। मैं आई यूज़ टू मेक श्योर दैट आई गेट फर्स्ट डिवीज़न एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो फिर उन्होंने बोला अरे ये तो कमाल हो गया, अब तो आपकी कंपलसरी है, आपको जाना ही पड़ेगा, आपकी दोस्तों की लड़ाई हो गई, अब तो आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे को बड़ी मुझे उन्होंने जब ऐसा बोला कि अब तो आपको जाना पड़ेगा, तो फिर मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला मैम प्लीज़ अलाउ मी टू लीव। तो फिर मैं गया, तो फिर वही बाहर तो लड़ाई युद्ध चल रहा था, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करना, तो ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। और जो हमारे गैंग, जो हम लोग आपस में जो जिनसे लड़ाई होती थी हमारी, तो हम लोग ये सोचते थे कि ये मर जाए या हम लोग मर जाएं, मतलब मरने मारने वाली बात होती थी। और ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती थी जिसमें 4-5 लोगों की हड्डी नहीं टूटे, 4-5 लोगों के सिर नहीं फूटे। तो उसमें तलवारबाजी और वो जो सुअर मार जो बम होते हैं, वो छोटे मोटे, वो सब चलते रहते थे। एक सेकंड सर, ये क्या होता है सुअर मार? मैंने कभी नहीं सुना सर। वो छोटे छोटे बम होते हैं, जो देसी बम जो बोलते हैं उनको, तो वो चलाते थे सब लोग, वही जिसके बाद में जो भी हो वही चलता रहता था वहाँ। और खूब लड़ाई होती थी, जब तक पुलिस नहीं आ जाए तब तक होती रहती थी। पुलिस आई फिर सब लोग इधर उधर दौड़ के भाग जाते थे। तो अब हम लोग उन लोगों से जो हमारे पहले दुश्मन होते, जानी दुश्मन होते थे, अब हमारे ऐसे दोस्त हैं वो लोग कि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इसके लिए मर जाएं और ये हमारे लिए मर जाएं। तो मतलब इतनी गहरी दोस्ती है अब हमारी उनसे कि अभी तक है सर? अब बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, कॉलेज टाइम में बिल्कुल नहीं थी। मतलब सर अभी मान लीजिए, मतलब अभी तो मतलब 30 साल बाद भी, मतलब अभी 30 साल बाद, हाँ अब तो दोस्ती हमारी बहुत गहरी है। तो कॉलेज के दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। अब लड़ाई वड़ाई अपनी जगह है, लेकिन कॉलेज की लड़ाइयों में ना तो पुलिस ध्यान देती है ना कुछ देती है। एक लड़ाई मुझे याद है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हम लोगों ने ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ कर दी थी। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। बहुत बड़ी चीज़ होती थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे जब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हम लोगों का झगड़ा हो गया, लड़ाई वड़ाई हो गई, हम लोगों ने ऑफिस तोड़ दिया, तो इतनी पुलिस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जैसे कोई गैंगस्टर को पकड़ने आई हो पुलिस। मतलब इतनी, मतलब पूरी अपनी गाड़ियाँ लेके आ गई। हाँ। तो वहाँ से हम लोग, मैंने राजा भैया का जब नाम सुना तो मैंने कोशिश की कि इनसे कैसे जोड़ा जाए। बाकी पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग थे, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ना आज है ना मैं आदरणीय राजा भैया के अलावा ना तो आज तक गया हूँ किसी पॉलिटिशियन के पास, और ना मैं ज़िंदगी में जाने की कोशिश करूँगा। मेरा जो भी काम होता है मैं उन्हीं से बोल के करवा लेता हूँ अपना काम, और मुझे जाने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। और मैं जाना भी पसंद नहीं करता किसी पॉलिटिशियन के यहाँ। वो भी पॉलिटिशियन मैं उनको मानता नहीं हूँ, मैं भाई बोलता हूँ, भैया बोलता हूँ। मानते हैं आप उनको? हाँ, भैया बोलता हूँ तो भैया ही है मेरे लिए वो, और हमेशा जब तक जीवन है उन्हीं के साथ रहूँगा, और उन्हीं के साथ रह के जब तक उनका ही साथ रहना है। बाकी उन किसी के लिए आगे पीछे सोचना नहीं है। ये सर मैं काफी स्ट्रांगली देखता हूँ कि आप अपने रिश्तों को काफी मतलब सीरियसली निभाते हैं, काफी सीरियसली मानते हैं। जो रिश्ते एक बार बना लिए, जो रिश्ते एक बार बना लिए, जो रिश्ते एक बार पकड़ लिए, वो जिंदगी भर के लिए हैं। दोस्ती तो सभी से है, अब तो दुश्मनी किसी से है ही नहीं, एक भी दुश्मन नहीं है मेरा। सब अच्छे ही अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब सपोर्टिव लोग हैं। और मेरी ज़िंदगी में 3-4 लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है।
जैसे सबसे ऊपर तो मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ ही किया है। जब मैं हार्ड टाइम है मेरा, तो एक बार एक इंस्टेंस में बताता हूँ कि जब मेरा लॉस हो गया था तो पापा ने बोला कि पापा के पास सिर्फ 250 रुपये थे। मुझे याद है पापा ने मुझे 200 रुपये दिए कि ये तेरी कार के लिए पेट्रोल ले ले, पेट्रोल डलवा ले। फिर मैंने बोला पापा घर में 50-80 रुपये बचे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, तुझे गलत याद है, मेरे पास और भी पैसे रखे हैं। मेरे पास और भी पैसे, लेकिन थे 250 ही। तो फिर भी मैंने भी वो पेट्रोल वेट्रोल डलवाया नहीं, वापस उनकी जेब में ही रख दिए। तो ऐसे पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स का कोई मुकाबला नहीं होता। भगवान हर जगह खुद नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने माँ बनाई, बाप बनाए, तो वो उनका रोल तो रहेगा ही रहेगा आपकी लाइफ में। सर, उनका रोल तो अलग ही रहता है। और फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया, राजा भैया जी हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वो कम से कम हर साल 100-150 लोगों की, लड़कियों की शादी करवाते हैं, गरीब लड़कियों की। उनको पूरा दान दहेज दे के विदा कर दिया जाता है वहाँ पे। उनका पूरा काम किया जाता है, शादी बहुत अच्छे से, पूरा कुंडा आता है खाना खाने उसमें शादी में। तो मतलब वो कई करोड़ का इवेंट रहता है। मतलब जो सहायता लड़कियों को लगती है, जो भी उनकी जरूरत होती है। हाँ, और सारा पैसा वो खुद ही देते हैं। और दूसरा, आँखों के ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे। जो भी बीमार, हारी बीमारी वाला चला जाए, दरबार लगता है। अरे कोई भी ऑपरेशन हो, आँखों का ऑपरेशन हो या कोई भी इलाज हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, कितना भी कॉस्टली हो, वो सब वो फ्री में देते हैं, फ्री में करते हैं। उनकी गाड़ी जाएगी, उनकी एम्बुलेंसेज हैं, उनकी एम्बुलेंस जाएंगी। तो ये सारे काम बहुत करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और डर नाम की चीज़ ना उनमें कोई है, ना हम में कोई है। ये तो सर मैं समझ रहा हूँ कि आप में तो है ही नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ उनमें भी कितनी कम होगी। उनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। उनके तो उनका नाम ही बहुत है। आप कभी देखिए, कभी जाइए कुंडा, उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो लोग लिखते हैं उनके बारे में, बाहुबली और ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, तो जब आप जाएंगे मिलेंगे तब उनमें आपको समझ में आएगी कि वो हैं क्या। एक दिन बिल्कुल सर। हाँ, इतने अच्छी पर्सनालिटी, मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैं उनको जानता हूँ और वो मेरी बात सुन लेते हैं या मेरी बात मान लेते हैं। ये बहुत, मुझे अपने आप में बड़ा गर्व फील होता है। इसलिए इतने बड़े बात है सर। मतलब अगर आप किसी को इतना मानते हैं, हाँ, तो फिर मतलब मैं समझ ही सकता हूँ कि उनका क्या स्केल होगा। बिल्कुल, उनका स्केल तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में मैं एक्चुअली बता भी नहीं सकता, ना मैं उनका असेसमेंट कर सकता हूँ, शब्दों में नहीं डाल सकता। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। फिर उनके बाद मेरा भाई है, जो बचपन से मेरे पीछे दौड़ता दौड़ता परेशान है। जब मैं पढ़ता नहीं था, पिक्चर विक्चर चला जाता था, कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं जाता था, तो बेचारा कॉलेज के स्कूल के बाहर घूमता रहता था। स्कूल में छुट्टी में मैं नहीं मिलता था तो थिएटर में जाता था, मुझे ढूंढता था कि कहाँ गया। मम्मी के पैसे ले लेना मेरी कॉमन आदत थी। तो और उसकी आदत थी कि मम्मी के पैसे मैंने लिए तो वो CID बन के मेरे पीछे लग जाता था कि ये पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ ये ही ले गया है। तो वो सारी चीज़ें बचपन की चीज़ें हैं। अब तो सपोर्ट है, भाई है, तो भाई रहता है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं। एक मेरे ATS में ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आलोक जी, आलोक वार्ष्णेय जी, तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यही कुछ बहुत अच्छी, एक आदमी के पास 5-6 ही सपोर्ट होती है लाइफ में, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। बहुत बड़ी बात है सर। मतलब कि लोग, मैं भी सर यही बिलीव करता हूँ कि लोग कम हो तो अच्छे हैं, बस मजबूत होने चाहिए। कि मतलब आपको देख के समझ में आता है कि इन्होंने वो टेस्ट ऑफ टाइम जो बोलते हैं ना, कि मतलब बिल्कुल सब कुछ एकदम पार किया, कि पता है कि एंड टू एंड यही है जो है। बिल्कुल सही बात है। और उसकी वजह से मतलब जैसे वो बोलते हैं ना सर, कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो आगे का तो सब मतलब बढ़िया हो ही जाता है, मतलब बाकी तो बढ़ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि नींव मजबूत है तो बिल्डिंग, इमारत तो अपने आप मजबूत हो ही जाएगी। तो नींव मजबूत तो बहुत जरूरी है। और सर अभी तो हम लोग सबसे पहले तो वही कंटिन्यू करते हैं जो आप बात कर रहे थे आपके करियर के बारे में, कि आपने जितना काम किया, और उसके बाद अभी मेरे ख्याल से हम वो कंपनी छोड़ने ही वाले हैं जल्दी भी। मतलब वो आप अपनी स्टोरी में भी जल्दी वो कंपनी छोड़ेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, फिर मैंने नेक्टर लाइफ साइंसेज जब छोड़ी तो मैं उन्हें बता के आया था
जब मैंने ज्वाइन की थी तब भी बताया था कि सर दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट कंपनी, आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो और मैं अब भी उनके कंपटीशन में कहीं नहीं आता, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट ही लेके नहीं रखे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट मैंने कभी भी कम्पीट ही नहीं किया, मतलब कॉम्पीट उनसे किया ही नहीं, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैंने किया, और ना मैं अपनी लाइफ में आगे करूँगा। तो थोड़े बहुत एथिक्स तो मेंटेन करके रखने चाहिए। एथिक्स जो मेंटेन कर लेगा वो आदमी आगे कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। बट दैट इज वेरी रेयर सर, मतलब एथिक्स मुझे लगता है आजकल लोग रखते नहीं है। इनफैक्ट आपको देख के समझ आता है कि वैसे रखने चाहिए। मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ ना, मैंने जैसे बताया कि मैंने एग्जांपल दिया राजा भैया का, एथिक्स नाम की चीज़, जो भी कुछ सीखना है सीखा है मैंने, जो भी कुछ सीख रहा हूँ मैं उनसे ही सीखता हूँ सबसे ज़्यादा, उनको फॉलो करता हूँ। तो एथिक्स नाम की चीज़ उनसे सीखो, कोई भी चीज़ है उनसे सीखो, आप उनको याद करो कि वो कैसे करेंगे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे यदि जो राजा भैया होते तो वो क्या करते, तो मैं जैसा समझता हूँ, हाँ, तो फिर मैं उनको रिमेम्बर, उनको याद करता हूँ, उनको सोचता हूँ, समझता हूँ। कभी वो प्रोडक्ट्स में ड्वेल ही नहीं किया, मतलब उधर गई नहीं, वो प्रोडक्ट में कभी मैं मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं उस प्रोडक्ट रेंज के बारे में, प्रोडक्ट मिक्स को लाने में मैंने कभी नहीं सोचा। तो सर फिर वो कंपनी आपने मतलब कब छोड़ी, और मतलब आपको कब ऐसे रियलाइज हुआ कि मतलब मेरा टाइम काफ़ी हो गया ये कंपनी में, अब अपना शुरू करने का समय है? उस कंपनी में टाइम नहीं, मैंने जो सीखना था वो मैंने शुरू से, राइट फ्रॉम द डे वन आई यूज्ड टू वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड देन माई लास्ट असाइनमेंट वाज एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट। तो इस ड्यूरेशन में 20 साल के करीब मैंने लगाए, और मैंने सारे पैन इंडिया, मैंने कम से कम 12-13 साल पैन इंडिया काम किया। तो अपॉइंटेड द डीलर्स एट पैन इंडिया लेवल, पैन इंडिया लेवल पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करना, और C&Fs अपॉइंट करना, रिक्रूटमेंट करना, फील्ड स्टाफ अपॉइंट करना, सारी चीज़ें मैं खुद ही करता था। और सब सीख गए? सब सीख गया मैं, सब लोगों से पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा बन गया। तो फिर मैंने उन लोगों को बोला, उनसे बोला, बात की कि सब लोग बोलने लगते हैं कि आप अपना कर लो, अपना कर लो। तो मैंने बोला कि अपना तो करूँगा लेकिन ये प्रोडक्ट्स नहीं लाऊंगा। तो फिर बोले कि ठीक है सर, आप जो भी प्रोडक्ट लाएंगे, वो कुछ अच्छे भी दोस्त रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं कि हाँ सर हम लोग आपके साथ हैं। वो कभी आपके साथ, बहुत कम लोग रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं। तो ऐसे ही जो कम लोग थे उनसे टीम धीरे धीरे बड़ी होती गई, टीम बड़ी होती जाती है। आप जो भी शुरू करेंगे पहले तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। वो तो मतलब ऐसे कभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मतलब शुरुआत से सीधा एकदम बड़ी कर लें। फिर हम लोगों ने पहले स्टार्ट की थी ट्रेडिंग से, इंपोर्ट किया, ट्रेड किया, उसको इंपोर्ट करके ला के बेचते थे यहाँ पे। और क्या ये सर वैसे क्या इंपोर्ट करते थे? हम लोग पेशेंट मॉनिटर, ECG मशीन, सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप, ये सारी चीज़ें करीब 12-13 प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे। कहाँ से? चाइना से? चाइना से इंपोर्ट करते थे। एवरीबडी इज इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना ओनली, सो वी आल्सो यूज्ड टू डू द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। वहीं पे आता सर मेजर सामान उस समय? हाँ, मेजर सामान वहीं से आता है, मेजर मेडिकल इक्विपमेंट सब वहीं से आते हैं। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज कर दी है, चाइना को पीछे धकेल रहे हैं ये लोग, मेक इन इंडिया को मूवमेंट को, हाँ, मेक इन इंडिया की जो इनकी थॉट प्रोसेस है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी MSMEs को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के ये डिसीजंस कुछ बहुत अच्छे हैं। GST का डिसीजन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो मेक इन इंडिया है वो बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। तो हम लोगों, मेरी सोच तो खैर पहले से भी यही थी कि आई विल स्टार्ट एज ए ट्रेडर, आई विल स्टार्ट एज ए आई मीन आई विल इम्पोर्ट एंड देन सेल इट इन इंडियन मार्केट। Correct. And after that I'll involve myself, I'll engage myself in manufacturing the products. लीन वे मतलब सर? लीन में, यस। तो फिर मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। तो फिर कुछ गलतियां आप कर भी देते हैं, बिजनेस है, गलतियां भी होती हैं बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरी डे यू हैव टू लर्न, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। तो यही है, यही रहा है। अब बस यही है कि ये जो एक हमारा जो मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस का, ये बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल सर। इसकी जो इंडियन वैल्यू है, इंडियन जो मार्केट साइज है वो करीब मेरे ख्याल से $17 बिलियन का है, $17 बिलियन है। इट्स अ ह्यूज बिजनेस।
और ग्रोथ जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ है इसकी वो 5.5% है एनुअल बेस पे, और इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.25% है। तो इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का, और प्लस हम लोग अभी एक्सपोर्ट वगैरह भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस हमारा अच्छा डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे बिल्कुल। हम लोग हैं, जैम पोर्टल है एक गवर्नमेंट का, तो जैम पोर्टल पे हम लोग, हमारी जैसी कंपनीज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में रजिस्टर्ड हैं एज OEM रजिस्टर्ड। वी हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, जैम पोर्टल। अराउंड 15-16 प्रोडक्ट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। तो which is a big deal. हाँ, इट्स अ बिग डील। एंड सर वो जो आपने nobody परसेंट is there with 15-16, हाँ। एंड आपने जो परसेंट भी मेंशन किया ना कि द ग्रोथ दैट वी आर हैविंग, हाँ। एक इतनी पुरानी इंडस्ट्री और इतनी स्केल्ड इंडस्ट्री का ये ग्रोथ होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और है, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में ये बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। हाँ, मेजर चंक इसका, मेजर चंक अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे फार्मा बिजनेस है, फार्मा बिजनेस इज डिफरेंट देन दैट ऑफ दिस सर्जिकल डिवाइस, The equipment मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस। करेक्ट। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो फार्मा बिजनेस जो है इंडिया का वो एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। वेरी ट्रू सर। तो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को हम लोग कोशिश में हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, हम लोग जितना भी कर सकते हैं। इफ़ यू लीव दी MNCs, then we are the first company in India who has started promoting their own brand. So we are the first company who has The brand started and not the promoting the brand. ये इंडस्ट्री में इतना कॉमन नेचर नहीं है, ये आप सही बोल रहे हैं सर। हाँ, बिकॉज मतलब मैंने भी जितना इन द स्मॉल एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन, इवन आई हैव सीन कि द यूजुअली सर द प्राइस एंड द प्रोडक्ट का क्वालिटी इज व्हाट यूजुअली पीपल लुक एट। नाम, क्योंकि नाम सिनोनिमस ही नहीं है किसी ब्रांड। यहाँ पे प्राइस का ही फैक्टर आता है। करेक्ट, क्वालिटी का फैक्टर बहुत नहीं सेंसिटिव है ना सर प्राइस को लेके। क्वालिटी का फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि वहाँ से चाइना से इंपोर्ट करो, यहाँ पे सस्ते पैसों में दे दो, जो भी मतलब जो भी लोएस्ट प्राइस है, पब्लिक उसी को जाती है लोएस्ट प्राइस पे, वहाँ से कुछ भी उठा लाओ। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हाँ सर, एंड दिस स्विचिंग आपको ऐसा लगता है कि धीरे चेंज हो रहा है? हाँ, अब चेंज हो रहा है। अब पब्लिक परेशान हो गई है, क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर उसमें रिजल्ट नहीं है ना, रिजल्ट नहीं है, और उसकी सर्विसिंग नहीं मिल पाती इतनी। तो जब सर्विसिंग नहीं मिल पाती तो उसमें थोड़े से इश्यूज आने लगते हैं। तो अब पब्लिक थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगी है। करेक्ट। दे आर गोइंग फॉर द हायर टुवर्ड्स द ब्रांड एंड नेम्स। फिर हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स। पहले बिजनेस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये मेंटेन करना होता है, ये इतना विजन आप में बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स चलने हैं, कौन से मुझे ऐड करने हैं, कौन से मुझे डिलीट करने हैं। तो जो ये प्रोडक्ट, ये डिसीजन आपको बहुत प्रॉपरली लेना होता है, बहुत ध्यान से लेना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे प्रोडक्ट मिक्स में से हटाने हैं, कौन से न्यू प्रोडक्ट ऐड करने हैं। और ये हर 6 महीने में, हर साल में आपको करना पड़ता है। 1-2 प्रोडक्ट आपको हटाने पड़ेंगे, 1-2 प्रोडक्ट आपको ऐड मार्केट के हिसाब से, मतलब यू हैव टू चेंज। मार्केट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। यदि जो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में लगे रह जाएंगे तो मार्केट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, और बिजनेस करना मतलब बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता है ऐसा आदमी। तो नई न्यू प्रोडक्ट्स आपको हमेशा ऐड करने पड़ते हैं। सर फिर वहाँ से फिर तो मतलब आपने यही चीज़ें रेगुलरली कर करके आपका जो बिजनेस अभी है वो है। हाँ। तो सर इसके बारे में एक बात और जानना चाहूँगा, इससे पहले हम ये टॉपिक ख़त्म करें जी, कि सर आपने मतलब सर इतना टाइम हो गया अभी आपको ये इंडस्ट्री में, हाँ, कि आपको सर ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में क्या चीज़ें चलती क्या नहीं चलती सब तो पता चल ही गया होगा। हाँ, लगभग। बट सर एक ऐसा कौन सा कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं, फिर एक ऐसा कौन सा ट्रेंड है सर जो 80s या 90s से लेकर सर अभी तक वैसा ही है कि मतलब कंज्यूमर ऐसे ही सोचते हैं, या फिर ये एक चीज़ हमेशा से चलती आ रही है इंडिया में? इंडिया में एक्चुअली प्राइस कॉन्शियस मार्केट है इंडिया। वेरी सेंसिटिव। हाँ, वेरी सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, और मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है। जो कोई भी प्रोडक्ट आप ले आएंगे तो मार्केट साइज़ उसका है, उसका मार्केट ऑलरेडी देयर। बस यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने वाली हैं, जो लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। हॉस्पिटल्स आजकल बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हैं इन सारी चीज़ों पे।
हॉस्पिटल्स क्वालिटी प्रोडक्ट अप्रूव करते हाँ, हैं। the new age hospitals. हाँ, the new hospitals like in Mumbai or Delhi, all big hospitals, they are going for the quality product. They do not compromise on the quality. तो ये फैक्टर है एक। लेकिन जो चेंज होना है, जो ऐसी कोई चीज़ जो चेंज नहीं हुई है, ऐसी तो कोई चेंज मेरी नज़र में तो कोई है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में के जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होते हैं, प्रोडक्ट में कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं। तो जैसे जैसे बाहर चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट बाहर डेवलप होते हैं, ऐसे यहाँ पे डेवलप होते हैं। एक दो प्रोडक्ट हम लोगों ने भी ऐसे डेवलप कर लिए हैं जो आपको इंडिया में और किसी कंपनी के पास में नहीं मिलेंगे। इवन मल्टीनेशनल कंपनीज आर नॉट हैविंग दोज प्रोडक्ट्स। लाइक जो हमारा बेबी वार्मर है, उसमें हम लोगों ने टच पैनल बेबी वार्मर बनाया है, लेकिन हम लोगों ने उसमें इतने फीचर्स जो डाले हुए हैं, जैसे लोरी वगैरह हैं बेबीज़ के लिए। करेक्ट। तो 10-12 लोरी उसमें फीड की जा सकती हैं, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है उसमें, स्लीप का एंड एवरीथिंग। हाँ, तो स्लीप का नहीं, बेबी वार्मर जो रहता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रहता है बेबी का। और फोटोथेरेपी है, तो फोटोथेरेपी में भी हम लोगों ने टच पैनल इन्वेंट की है जो और किसी के पास नहीं है। तो उसमें आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, 50%, 75%, 100%। तो इंटेंसिटी कंट्रोलर है। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो और किसी कंपनी के पास है नहीं। तो सर इसका मतलब आप एक मतलब अच्छा खासा टाइम R&D में भी डालते हैं कि बिल्कुल, R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। R&D के बिना तो कंपनी का सर्वाइवल ही नहीं है। यदि जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है तो उसके लिए R&D बहुत ज़रूरी है। R&D नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि R&D कंटिन्यूअस होती रहे उसमें। जो आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी का, जो आपका प्रॉफिट्स का जो एक बड़ा चंक है, वो आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है सर, वेरी ऑब्वियसली सर। अब आप जो बोल रहे हो एकदम मतलब वेल सूटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इतना R&D पे इन्वेस्ट किया है। हाँ। जिसकी वजह से आपके पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल, मार्केट में नहीं। तो सर ये तो आपकी कंपनी की बात हुई सर जी। अभी हमको पता है कि सर आप कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, अभी हमने डिस्कस किया है सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बेसिकली आज की जो यूथ है, अगर उसको मान लीजिए सर ये इक्विपमेंट इंडस्ट्री में या फिर ये सर मतलब बेसिकली हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर की अगर इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो सबसे पहले तो सर एज अ बिजनेस अगर एंटर करना है तो आपके हिसाब से कहाँ कोई गैप है या फिर कौन सी जगह जहाँ पे अभी भी बिजनेस बन सकता है? और दूसरा सर, अगर उनको मे बी एज अ करियर की मतलब मुझे कोई जॉब करनी है इंडस्ट्री में, मुझे वो इंडस्ट्री में बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्ट है, तो क्या तरह का काम कर सकते हैं? या तो क्या स्किल सेट लगता है सर कि ये तो मतलब आपके पास होना चाहिए या फिर आपको सीखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यदि जो आपको कुछ बिजनेस करना है तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले तो उसी फील्ड में जाके आप सेल्स का काम कीजिए, और वो भी बिल्कुल बेसिक से शुरू करिए और टॉप लेवल तक जाइए। जब आप बेसिक से शुरू करेंगे तो टॉप लेवल तक जाएंगे तो आपके पास सारी चीज़ें होंगी। आपके पास एक नेटवर्क होगा, आपको रिक्रूटमेंट होगा, आपकी एक टीम रहेगी, आपका एक सर्किल रहेगा, आपको प्रोडक्ट नॉलेज रहेगी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज रहेगी, पूरी सारी ग्रास रूट से अंडरस्टैंड करना होगा आपको बिजनेस को। और फिर दूसरा, आप में फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। तो फाइनेंस कंट्रोल करना और सेल्स पार्ट देखना, सेल्स पार्ट को फोकस करना, ये दोनों चीज़ मेन है। बाकी सारी चीज़ें तो मिक्सअप रहती हैं, वो चलती रहती हैं सर। वैसे भी बिकॉज आई थिंक कि ये इंडस्ट्री में सर जैसे आजकल मार्केटिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, पर मुझे लगता है ये इंडस्ट्री इतनी मार्केटिंग सेंसिटिव नहीं है। मतलब यहाँ पे ये दो चीज़ें क्रैक करना मतलब इज़ ऑफ हायर प्रायोरिटी देन मार्केटिंग क्रैक करना। आपका क्या ओपिनियन है उस पर? आपको लगता है कि वैसा ही है, फिर मार्केटिंग को भी आप इक्वल इंपॉर्टेंस ही देंगे इसमें? नहीं, मार्केटिंग को तो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देंगे। ओके। हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग देखो हैंड इन हैंड। तो सेल्स एंड मार्केटिंग को तो अलग हटा ही नहीं सकते हो आप किसी भी फील्ड में। यदि जो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती तो आप बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला चैप्टर तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सेल्स और मार्केटिंग का ही शुरू करना है। मार्केटिंग में आ गया डिज़ाइन करना, सारी चीज़ें, ब्रांड बनाना, वो मार्केटिंग में आ गया। और सेल्स में तो आप पैसे कमाना तो सेल्स ही सिखाता है आपको सर। क्योंकि आजकल सर जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था सर कि आजकल जितना सर आपने भी देखा होगा कि जो यूथ है वो पता नहीं फॉर सम रीज़न सर सेल्स को लुक डाउन करती है। उनको बेसिकली ये लगता है कि सेल्स तो मतलब जो कोई डिग्री नहीं करते उनके लिए सेल्स वाली जॉब होती है। आजकल ये लोग सीखना कम पसंद करते हैं। आजकल लोग टॉप लेवल पर तुरंत पहुंचना चाहते हैं। जो आजकल जो स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स जितने भी हैं, वो सब उनको यूज़ करके
जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरा सबसे पहले जो सिलेक्शन हुआ था MBA करने के बाद, वो प्रोडक्ट आई वाज सेलेक्टेड एज ए प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव। ओके। तो वो ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ था, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या किया मैंने कि मैंने सेल्स में गया, मैंने आई ऑप्टेड फॉर सेल्स। तो मुझे एक्चुअली जो मेरे बॉस थे उन्होंने मना भी कर दिया था कि यू हैव वेस्टेड योर फादर्स मनी, you have wasted your 2 years, so and why have you done MBA if you had to work as a medical representative, why did you go for MBA? Why have you wasted your father's money? तो ये सब बोला और मुझे रिजेक्ट भी कर दिया। जब मैंने उनको बोला कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस पोजीशन, आई वुड लाइक टू जॉइन एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, देन ही स्टार्टेड मेंशनिंग ऑल दीज वर्ड्स टू मी। तो ऐसा होता है। मतलब सर वही कि आप जैसे आपने भी ग्रास रूट से किया है, मेरे ख्याल से सर जितने भी लोग आज के टाइम पे बिजनेस रन करते हैं उनमें से कोई कभी ये नहीं बोल पाएगा कि मैं बिना सेल्स के या बिना फाइनेंस के या बिना अपने बिजनेस के हर एक पार्ट जाने बिना कि मैंने वो बिजनेस चालू कर लिया या फिर उसको ग्रो कर दिया है, हो ही नहीं पाता वो। तो सर मतलब ये तो सेल्स तो बेसिक चीज़ होगी, बट सर मुझे लगता है कि आपको वैसे भी अपने बिजनेस का हर एक एस्पेक्ट पता ही होगा। बिल्कुल। कि आपकी फैक्ट्री में क्या तरह का प्रोडक्ट बनता कैसे है, क्या आपके जो फाउंडेशन कैसी है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत कम मालूम होता है। जैसे कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, रतन टाटा साहब को थोड़ा भी मालूम होगा कि कार कैसे बनती है। बिल्कुल डिटेल, मतलब ग्राउंड लेवल तक नहीं पता होगा। उनको जो बेसिक बिजनेस है, उनका जो विजन है वो दैट इज़ रियली ग्रेट। ऑफ कोर्स। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती, फैक्ट्री में कौन सी चीज़ क्या बन रही है, कैसे बन रही है। लेकिन क्योंकि ये बिज़नेस मैंने सेटअप किया है, मैंने खड़ा किया है, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर चीज़ें मालूम है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, क्या बन रही है। हमने अकेले ही शुरू किया ऑब्वियसली। सर तो जैसे आपने अभी रतन टाटा सर का नाम लिया, तो वो तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स में से एक आप मतलब कह सकते हैं, द अर्ली एज ऑफ फाउंडर्स। मेरी लाइफ में एक ही आदमी है अब जो मैं चाहता हूँ उनसे मिलना, वो मिस्टर रतन टाटा हैं। कॉलेज टाइम में मैं राजा भैया जी से मिलना चाहता था, वो मैं मिल लिया। और एक अब रतन टाटा साहब हैं, लेकिन अब मैं कोशिश भी करूँ तो उनकी हेल्थ परमिट नहीं करती है कि बिल्कुल वो बैठें या, तो इसलिए भी मैंने कभी कोशिश नहीं करी। बाकी और लोगों से किसी से मिलने की इच्छा भी कभी नहीं हुई। और सर रतन टाटा सर की जो कार्व्ड पाथ है उस पर ही बाकी सब लोग अभी चल रहे हैं, उससे ही सब सीख रहे हैं कि कैसे तरह का एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। बिजनेस उन्हीं से सीखा है सर। उनके सामने किसी का स्केल कुछ फिलहाल बनता नहीं है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई है भी नहीं उनके सामने। बिल्कुल सर। तो आई थिंक सर दिस इज़ अ वेरी गुड नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑन। मैंने आपसे जितनी भी आज बात की है, मुझे ऐसा कहीं पे भी कुछ लगा नहीं सर कि मैं बीच में बोल के कोई चीज़ ऐड कर सकूं या कुछ ऐसा बोल सकूं जो शायद आपने मिस आउट किया हो। ऐसा सर बहुत कम ही होता है, बट आई एम वेरी हैप्पी सर। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग सर, अगर आप चाहें तो इफ़ यू वुड वांट द व्यूअर, जो यंग जो यूथ है जो मतलब ये देख रही है, अगर उनको आप कोई एक प्रिंसिपल या फिर कोई एक कोट या मतलब कोई एक ऐसी फिलॉसफी देना चाहें जिसके अराउंड आप जीते हैं, जिसको आप बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, वो हमारी कंपनी की टैगलाइन भी है, शेयरिंग क्वालिटी एंड केयर। और उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं उसे सीरियसली लेना पड़ेगा। विज़न तो टाइम के साथ बनता है। बिल्कुल। विज़न आदमी का शुरू से नहीं बनता है। विज़न आपका थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ वो उसमें वो बढ़ता है। टाइम के साथ उसमें नॉलेज भी गेन होती है, उसके साथ में विज़न बढ़ता है। लेकिन आपका डेडिकेशन शुरू से होना चाहिए। जॉब के लिए सीरियसनेस आपकी होनी चाहिए। लर्न आपको शुरू से करना चाहिए और ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। आजकल जो जॉब चिल्लाते रहते हैं कि बेरोज़गारी, मुझे नहीं लगता कि बेरोज़गारी कहीं है। आजकल लोग वही चिल्लाते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। बेरोज़गारी का मतलब अब ये हो गया है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब को तो जॉब में कंसीडर ही नहीं करते बहुत सारे लोग। और सेल्स जॉब में तो ये लोग सोचते हैं कि भगवान जाने ये है क्यों। तो ये लोग ये नहीं। और सेल्स जॉब सबसे अच्छा जॉब है। सेल्स का जॉब सबसे अच्छा जॉब है क्योंकि ग्रोथ सबसे फास्ट वही है। बिल्कुल सर। और ये डायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड है ये। तो इसका मुझे तो सबसे अच्छा जॉब ये सेल्स का ही लगता है। आज भी मैं मार्केट में जाता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलता हूँ। दे ऑल रेस्पेक्ट मी, आई ऑल्सो रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से मिलना जुलना, आना जाना।
मिलना में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ वो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं जाके, उनसे बात करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। मैं ऑनेस्टली सर बहुत ही खुश हूँ कि मैंने आपसे ये बात की आज, एंड आई होप सर कि आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा हो कि हम लोगों ने ये नहीं, बात मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, आप आए, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लेजर इज ऑल माइन। नॉट एट ऑल सर, आपने अपना टाइम दिया है, सो बिकॉज पीपल वोंट नो दिस। अभी क्या रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं, एंड सर ने मुझे अपने घर पे अलाउ कर रखा है। वी आर शूटिंग एट हिज हाउस टुडे, एंड सर मैं जानता हूँ लोग ऐसा करते नहीं है, आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना नहीं, अलाउ किया। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगेन ये भी चीज़ें हम लोगों ने राजा भैया से ही सीखी हैं। यदि कोई आपके घर आ रहा है तो हमेशा उसको एंटरटेन कीजिए, कुछ भी हो, कितने बजे भी आए, उनको खाना खिलाइए, उनको सम्मान दीजिए। बिना खाना खाए कोई आदमी आपके घर से वापस नहीं जाए। तो ये सारी चीज़ें भी अगेन उन्हीं से बहुत सीखा है, उनसे मैंने, और ज़िंदगी पड़ी है सीखने के लिए उनसे। बिल्कुल सर, आई होप सर मैं भी किसी दिन उनसे मिल सकूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लखनऊ जाएं तो बता के जाइएगा, तो उनसे निवेदन किया जाएगा कि भैया कि आप थोड़ा समय दें। बिल्कुल सर, सून। मैं तो सर बहुत खुश रहूंगा ये अपॉर्चुनिटी के लिए। बिल्कुल सर चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you, एंड thank you वी विल very एंड इट ऑन दिस नोट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।